नमस्कार। वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। ज्ञान क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे आपके 10th क्लास की सिविक्स बुक की चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है हमारा सत्ता की साझेदारी। ठीक है, इसके बारे में हमें बात करना है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें बहुत सारी चीज़ों को पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कि हमें ये समझना होगा कि सत्ता क्या चीज़ें होती है, सत्ता हम लोग कहते किसको हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना कि सत्ता की साझेदारी जो होती है वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र का मूल मंत्र है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे सत्ता की साझेदारी अगर नहीं होती है, जहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं होगी वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा। जहाँ पे सत्ता की साझेदारी नहीं होगी वहाँ पे लोकतंत्र क्या होगा, लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सत्ता की साझेदारी को क्या बोला जाता है, लोकतंत्र की मूल मंत्र बोला जाता है। ठीक है, सत्ता का विभाजन पे बात करेंगे हम लोग। सत्ता का विभाजन किन किन संस्थाओं के बीच में होती है। ठीक है, किन किन संस्थाओं के बीच में होती है तो इस पे बात करेंगे। तो सत्ता जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विभाजित रहती है। ठीक है, ये तीन संस्थाएं जो है ये मिलकर के किसी भी देश या राज्य के लिए काम करती हैं और जो सत्ता है इन्हीं तीनों के बीच में बटी रहती है। ठीक है, अब किस तरह से बटा रहता है इसको समझने के लिए आज हम लोग क्या करेंगे कि दो देशों के सॉरी दो देशों के बीच के बारे में बात करेंगे। दो देशों का तुलना आज हम लोग करेंगे। तो इसमें दो देश होंगे कौन कौन सा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये पहला देश जो होगा वो हमारा होगा बेल्जियम और दूसरा जो होगा हमारा श्रीलंका। ये दो दो देश जो हैं ये हमें इसके बारे में आज बात करना है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी जो है वो ब्रुसेल्स है। ठीक है, और श्रीलंका की राजधानी जो आप लोग के माइंड में अगर पुराना राजधानी होगा तो उसको हटा दीजिएगा। श्रीलंका की जो नई राजधानी है वो है श्री जयवर्धनापुरा कुट्टी। ठीक है, ये राजधानी है श्रीलंका की। तो अभी थोड़ा सा मैप पे बात कर लेंगे कि जो ये है बेल्जियम है वो मैप में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। मैं गूगल मैप मैं ओपन करता हूँ और इसमें से आपको बेल्जियम दिखाता हूँ कहाँ पे है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। अब देखिए इसमें दो चीज़ आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ ये पूरा यूरोप है, ये जो एरिया है ये यूरोप का एरिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रांस है और यहाँ पे जर्मनी है। ठीक है, इसी के बीच में एक छोटा सा देश देखिए, ये जो है ये बेल्जियम है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद अभी अगर देखना है तो हम लोग थोड़ा सा श्रीलंका पे भी बात करते हैं, श्रीलंका किस जगह पे, लेकिन थोड़ा सा मैप खोलने में लेट लगेगा। तो देखिए श्रीलंका कहाँ पे है, तो ये हमारा श्रीलंका है। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद जो बात करेंगे हम लोग, अब इसकी जनसंख्या वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेल्जियम की राजधानी हम लोग पढ़े ब्रुसेल्स। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी हम लोग पढ़े थे श्री जयवर्धनापुरा कोट्टे। ठीक है, बेल्जियम जो है कौन सा महादेश में है, यूरोप महादेश में है। श्रीलंका जो है वो एशिया में है लेकिन दक्षिण एशिया में है। ठीक है, उसके बाद बेल्जियम की जो आबादी है वो कितनी है, ये 2017 के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, जो भी बात अभी चलेगी ये जनसंख्या वाली ये 2017 जनगणना के अकॉर्डिंग बात चलेगा, वहाँ पे जो चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, उसके बाद आबादी कितनी है, 1.14 करोड़। ठीक है, ये आबादी बेल्जियम की है। श्रीलंका की आबादी कितनी है, 2.12 करोड़। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेल्जियम में तीन भाषा के लोग रहते हैं। ठीक है, बेल्जियम में तीन भाषा के लोग रहते हैं। कौन कौन से भाषा के लोग रहते हैं, तो सबसे पहले
यहाँ पे एरिया भी थोड़ा सा देखिएगा, एक जगह का नाम है वहाँ पे फ्लेमिस, ठीक है, ये कुछ एरिया है, ये जगह का नाम है फ्लेमिस, ठीक है। फ्लेमिस में जो रहने वाले लोग हैं वो 69% लोग डच भाषा बोलते हैं। ये पूरा जर्मनी पे बात करेंगे, लेकिन ये फ्लेमिश एरिया में जो लोग रहते हैं पूरा जर्मनी का, वहाँ पे पूरा जर्मनी का जो आबादी है उसके 69% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। बाकी बेलोनिया जगह के जो लोग हैं वहाँ पे 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये 99% हो जाता है, 99% हो जाती है। बाकी का जो 1% जगह बचता है, 1% आबादी जो बचती है बेल्जियम की, वो कौन सी भाषा बोलती है, वो जर्मन भाषा बोलती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम लोग श्रीलंका पे बात करेंगे। तो श्रीलंका जो है क्या है, दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश है, ठीक है, हम लोग भी एशिया महादेश में ही रहते हैं। उसके बाद क्या है कि श्रीलंका की जो आबादी है वो कितनी है, 1.12 करोड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो भाषा के लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो भाषी लोग रहते हैं। अब क्या है कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र में जो रहते हैं वो 74% लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली भाषा बोलते हैं, ठीक है। 74% लोग जो हैं वो सिंहली भाषा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लोग तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है, ये तमिल भाषा बोलते हैं। ये जो तमिल भाषी लोग हैं ये भारत के मछुआरे लोग थे जो वहां जाकर के बस गए, ठीक है। थोड़ा सा इसके मैप में भी देख लेते हैं क्या है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें देखिए। देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये पूरा सिंहली भाषा का है। जो ये येलो कलर में दिख रहा है ये पूरा सिंहली भाषा का है। और ये जो है इधर का जो क्षेत्र है ये तमिल भाषियों का क्षेत्र है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेल्जियम का भी देख लीजिए। इसमें जो है ना ये पूरा क्षेत्र जो है जो येलो में दिख रहा है ये पूरा क्षेत्र फ्लेमिश एरिया है, ठीक है। और इसमें ये बेल्जियम की 69% जनसंख्या रहती है और वो क्या बोलती है, वो डच भाषा बोलती है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा एरिया दिख रहा होगा, ये वाली जो एरिया है ये जो है वो ब्रुसेल्स है, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा जो रेड वाली एरिया है ये वाली, यहाँ पे कौन सा भाषा बोला जाता है, यहाँ पे बोला जाता है आपका फ्रेंच भाषा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक छोटा सा क्षेत्र इस साइड पे बचता है, इस साइड पे बचता है ना, ये 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो आपको मैप के थ्रू भी शायद क्लियर हो, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि बेल्जियम जो है 1900 बेल्जियम जो है वो क्या किया कि 1970 से 1993 तक में अपने संविधान में 4 संशोधन किया, ठीक है। बेल्जियम जो है 1970 से लेकर के 1993 तक में अपने संविधान में 4 संशोधन किया। अब इस पर आगे बात करेंगे कि ये 4 संशोधन किस बारे पे किया था, ठीक है, किस लिए किया था। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका जो है 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना अपने देश से 1 साल बाद। भारत जो है 1947 में
आज़ाद हुआ था। और श्रीलंका जो है 1948 में अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, इसका अस्तित्व 1948 में सामने आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के बहुसंख्यक सिंहली भाषी लोग जो है अपना प्रभुत्व जमाना चाहे, कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में से बहुसंख्यक कौन है, क्योंकि इनकी जो जनसंख्या है वो 74% है ना, तो ये लोग जो है कि अपना प्रभुत्व वहाँ पे जमाना चाहा। लेकिन अब इसके आगे क्या होता है ये भी बात कर लेते हैं हम लोग। अब क्या हुआ कि 1948 में जब श्रीलंका आज़ाद होता है, ये उसका अस्तित्व स्वतंत्र रूप में आता है, तो वहाँ पे सिंहली भाषी लोग क्या किए कि अपना अस्तित्व जमाने की कोशिश किए, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि तमिल भाषी लोगों की जनसंख्या मात्र कितनी है, 18%। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ कि इसी बीच में जब तमिल भाषी लोग अपना अस्तित्व जमा रहे थे, ये प्रभुत्व जमा रहे थे, तो 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना। 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना, और कानून क्या बना कि तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब क्या है कि जिस भाषा का अधिक बोलबाला होगा या जिस भाषा की अधिक की अहमियत वहाँ की सरकार देगी, उस भाषा को राजभाषा घोषित किया जा सकता है। भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। ठीक है, तो 1956 में जो कानून बना श्रीलंका में, उसमें क्या हुआ कि तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को क्या कर दिया गया, राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा कि भैया अगर आपके यहाँ दो लोग रह रहे हैं, तो आप लोग दो भाई हैं, तो दोनों को अगर समान अधिकार नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा कि दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हुआ वहाँ पे कि तमिल और सिंहली भाषा दोनों के बीच में क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हुआ कि दोनों के बीच में तनाव बढ़ गया। ठीक है, दोनों के बीच में तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने का क्या कारण था, कारण ये है कि 1956 में जो कानून बना श्रीलंका में, वो कानून तमिल भाषा को दरकिनार करके सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि तमिल भाषी लोग जो हैं 1983 में सशस्त्र विद्रोह कर दिए। मतलब सशस्त्र विद्रोह करने का मतलब है कि हथियारों के साथ विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। कब, 1983 में। अब क्या हुआ कि भैया अगर दो लोग हैं, दो भाई हैं आपस में, और एक भाई दूसरे भाई के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, हथियार लेकर के लड़ने की स्थिति में आ जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारे घर में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। मतलब घर में ही युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज उसी प्रकार जब तमिल भाषी लोग जो हैं कि सशस्त्र विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए, तो इस स्थिति में क्या हुआ कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। श्रीलंका में क्या हुआ कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई। अब गृह युद्ध जब होगा तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही व्यक्ति का नुकसान होगा, नुकसान दोनों का होगा। अब क्या देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि गृह युद्ध की स्थिति में दोनों भाषियों को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि भैया अगर एक लड़ रहा है, एक हमें मार रहा है, तो दूसरा भी शांत नहीं बैठा, वो भी तो मारेगा ही। तो इसी तरह क्या हुआ कि दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। कब, 1983 में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब किसी के घर में झगड़ा होगा, तो अब क्या होगा कि उस स्थिति में घर कमज़ोर हो जाता है, घर के नियम कानून जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सेम एज वहाँ भी क्या हुआ कि जिससे लोकतंत्र कमज़ोर हुआ और देश खतरे में आ गया। कहने का मतलब है कि देश की अस्तित्व जो है वो भी समाप्त होने की स्थिति पे आ गई थी 1983 में। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं हम। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्या हम लोगों ने पीछे देखा हुआ था कि बेल्जियम जो है कि अपने संविधान में 1970 से 1993 तक में 4 संशोधन किया। अभी संशोधन क्यों हुए थे इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है कि यह संशोधन केवल इसलिए किया गया, यह संशोधन
केवल इसलिए किया गया कि देश में रहने वाले लोगों किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं हो। कहने का मतलब है कि ये सोचने लग गए कि भैया अगर कोई एक नाराज हो जाता है तो देश हमारा खतरे में आ जाएगा, हमारी अस्तित्व मिटने की स्थिति में आ जाएगा। इसीलिए यह संशोधन सिर्फ इसलिए हुआ कि देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। कहने का मतलब है कि उसको ऐसा ना लगे कि देश में हमारी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ कि बेल्जियम ने क्या किया कि बेल्जियम ने देश में सभी को समानता के लिए व्यवस्था किया। जो व्यवस्था किया वो बहुत ही कल्पनाशील है। कहने का मतलब कि बहुत ही अच्छा है, वो सोचने लायक है कि वो कितना अच्छा हो, उसकी कल्पना किया जा सकता है। अब उसने क्या इस पे बात करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा काम किया जिसके तहत वो बहुत अच्छा आज तक भी उसके एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि बेल्जियम के संविधान को बहुत अच्छा संविधान भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए संविधान में अब क्या हुआ कि जो उसके बाद रूल रेगुलेशंस बने, संविधान बना, नियम कानून जो बना, उसमें क्या बात किया कि संविधान में यह बात स्पष्ट किया गया कि देखिए ब्लू लाइन में देखिएगा, सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। जिनकी संख्या अधिक है उनकी भी और जिनकी संख्या कम है उनकी भी, दोनों की मंत्रियों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ऐसा नहीं कि डच भाषी लोग अधिक थे तो वो अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, उनके मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक रहेगी, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आगे क्या बात किया गया, आगे बात किया गया कि केंद्र सरकार की जो बहुत सारी शक्तियां थीं वो क्या कर दिया कि 2 इलाकों के क्षेत्रीय शक्तियों में दे दी गई। ठीक है, मतलब जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकार के पास भी अपना निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार होगा। ऐसा नहीं कि हम अगर केंद्र के अधीन रहेंगे तो हम अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसीलिए भारत में जो है वो 3 सूची बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें कैसा कैसे बात किया गया था। तो अब क्या है कि जो राज्य सूची में आगा वो राज्य जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम होगा, उसको निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फिर हम लोग। अब क्या है कि ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, राजधानी जो है ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। वहाँ जो सरकार है उसमें डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व है, मतलब दोनों की संख्या जो है वो इक्वल वहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोलता है कि फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल्स में यह प्रस्ताव इसलिए माना क्योंकि डच भाषी लोग जो है केंद्र सरकार में उसकी बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था। क्योंकि ब्रुसेल्स में जो है वो डच भाषी लोग कम है और फ्रेंच भाषी लोग अधिक हैं। तो ब्रुसेल्स में जब ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरे केंद्र में, पूरे देश में सबसे अधिक संख्या जो था वो किसकी थी, वो डच भाषी लोगों की थी। तो डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में जब फ्रेंच भाषी लोगों को समान अधिकार दिया, समान संख्या दिया, तो इसीलिए ब्रुसेल्स में जो फ्रेंच भाषी लोग अधिक थे तो वहाँ भी डच भाषियों को पूर्ण मतलब समान अधिकार दिया गया। उनके प्रतिनिधित्व की जो क्षमता थी वो इक्वल किया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे क्या बोलता है कि बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावे तीसरे स्तर की सरकार भी चलती है। ठीक है, अब क्या है कि 2 सरकारें तो चलती हैं, एक राज्य सरकार चलती है और एक केंद्र सरकार चलती है। इसके अलावा एक और सरकार चलती है जिसका नाम वहाँ पे सामुदायिक सरकार दिया गया है। ठीक है, अब सामुदायिक सरकार क्या है इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे 3 स्तर में सरकार चलती है। पहला केंद्र सरकार हो गया, दूसरा राज्य सरकार हो गया और तीसरा वहाँ पे क्या हो गया, सामुदायिक सरकार हो गया। जिसका चुनाव, इनका चुनाव किस स्तर पे किया जाता है, इनका चुनाव
एक भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पे 2 भाषा बोला जाता था, कहने को 3 भाषा बोला जाता था, तो 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक है। बाकी के जो लोग हैं वो 2 भाषा बोलते हैं। तो वो जो सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है वो ये फ्रेंच भाषा लोग अलग करते हैं और डच भाषा लोग अलग करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को मिला करके अब क्या हुआ कि इन सभी कानून, ये सभी जो कानून है बेल्जियम में बहुत सफल रहे, और जिसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति पर विराम लगा। नहीं तो अब क्या होता है कि एक की संख्या 59% है और दूसरे की संख्या कितनी है, तो 40% है। अब जो अधिक है वो कहेगा कि नहीं हम भैया तो आपको कोई अधिकार नहीं देंगे, तो यहाँ पे समस्या उत्पन्न होता। लेकिन इसी चीज़ को सामंजस्य बनाने के बाद जो विकल्प निकाला गया और वो विकल्प बहुत अच्छा रहा, और इसी के चलते क्या हो कि ब्रुसेल्स में बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति पे विराम लगा। अब जो बाकी का पार्ट बचा हुआ वो हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बहुत लंबी वीडियो जो है बोरिंग लगती है, तो इसीलिए इस चैप्टर को 2 पार्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।